नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आप एक इमारत देख रहे हैं। लिखा है राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, स्थापित 1985 में इस राजकीय इंटर कॉलेज की शुरुआत हुई है। और मैं इस वक्त हूँ इंदिरा नगर इलाके में और इस इंटर कॉलेज के परिसर में। यहाँ इसलिए आया हूँ कि इस इंटर कॉलेज का नाम उसी लिस्ट में, उसी इलाके की सूची में है जिस इलाके में हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर चलना है या इस इलाके को खाली कराया जाना है। 7 दिन की मियाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद नोटिस, और उस नोटिस के बाद 3 दिन हो चुके। 4 दिन के बाद इस इलाके में अगर हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक तोड़फोड़ शुरू हुई तो ये इमारत भी जमींदोज होगा। तो मैं समझने आया हूं कि आखिर क्या वजह है कि जहां पर सरकारी इमारतें हैं, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल के साथ सरकारी हाई स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, हजारों लोग रहते हैं, वहां अचानक हाईकोर्ट का यह फैसला आना और उसके बाद रेलवे की तरफ से मुनादी, प्रशासन की तरफ से तैयारी और उन इमारतों, उन घरों को जमींदोज करने की तैयारी जो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल से। और सबसे बड़ी बात, अगर यह अतिक्रमण है, अतिक्रमण था, तो ऐसी इमारतें जो सरकारी खजाने से सरकार ने खड़ी की वो कैसे हुई? ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि हाँ 4 स्कूल हैं, इंटर कॉलेज है, अस्पताल भी है, शायद अस्पताल भी है, लेकिन 2 जगह अस्पताल है और उसके बाद जो मैंने कहा 70-80 साल से रहते लोग हैं। समझते हैं मामला क्या है। सोशल मीडिया पर वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे, कोहराम मचा है। जिनके घर, जिनकी छतें, जिनके मकान जमींदोज होंगे, उन्हें डर है। लेकिन समझ नहीं आया हूँ कि आखिर ऐसी सरकारी इमारतें यहाँ कैसे खड़ी हुई। सबसे पहले स्कूल से जुड़े हैं ना आप? हाँ जी। तो ऐसे कितने बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में? यहाँ है 380 के करीब। 380 छात्र पढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ? हाँ जी। और 1985 से है, तो 15 साल और 22 साल, 37 साल से है। तो आप अभी इस स्कूल में है। तो आप लोग को पता होगा कि अब तो जो हाईकोर्ट का फैसला आ गया, रेलवे की तरफ से कहा गया कि अब ये ज़मीन उनकी है, 7 दिन में गिराया जाना है, 3 दिन बीत चुके नोटिस के, तो स्कूल भी टूटेगा? सर अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे विभाग से आएगा ना, जो भी आएगा मान लीजिए। तो आज स्कूल बंद है? आज मतलब बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। बच्चों की छुट्टी? तो स्कूल आया हमारा। क्यों छुट्टी हो गई है? जाड़ों की छुट्टियां। अच्छा, तो चलिए, सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन ज़रा समझेंगे पहले इन महिलाओं से जो यहीं आसपास रहती हैं, जिनके घर हैं, और बहुत सारे लोग इस बीच जमा हो गए, और मंदिर मस्जिद दोनों है। पहले आप लोग बताओ, आप लोग कितने दिन से इस इलाके में रह रहे हो? आप? हमें तो यहाँ 17 साल हो गए। 17 साल जी। आप? हमें हो गए यहाँ आए हुए कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल से। आप? 25-30 साल। 25-30 साल। आप? 50 साल। 50 साल से रहती हैं इसी इलाके में। आप? मकान भी बना है। यही मकान है? यहीं पे बना हुआ मकान, यही इसी रोड पे यही है, बच्चे के यहीं पास में, इसके बिल्कुल पास में ही है सभी। क्या नाम है आपका? मेहरुनिशा। आपका? फारूकी। आपका? आशा गुप्ता। आशा गुप्ता। आपका? चंद्रकाली सर। है? चंद्रकाली सर। आप 50 साल से आपका घर है यहाँ? आपका? 50 साल का मेरा भी है। 50 साल का घर है। आपका? 70 साल। 70 साल से घर है यहाँ? हाँ, हमारे सास ससुर भी रहते थे। हमारे सास ससुर रह के गए, हमारे आदमी खत्म हो गए, हम बना के अब कर लिए। आवाज हमारा बच्चा लेके कहाँ जाएं? आपके मुँह से नहीं आ सुने। आ तो हमको मकान दे दे, अब तो फिर हमारी लगती दे पूरा, तो हम कहीं ले जाके। तो आपका मकान एक मंजिला मकान है क्या है? एक कमरा बना है ऊपर, हाँ। 3 कमरे नीचे हैं। नीचे हैं। छोटे हैं, कोनो भारी कमरे नहीं है। तो आपको पता है ना कि अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो गया है कि सबको हमको खाली? कुछ नहीं, न कागज और नोटिस आई न कुछ आया। हाँ। केवल ऐसी भया कि मकान इंदिरा नगर टूटेगा। हाँ। आज तक कागज नहीं आए कोई। तो ये मकान टैक्स दे रहे हैं, पानी टैक्स दे रहे हैं, बत्ती टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं। हाँ। गवर्नमेंट ले रही। हाँ। गवर्नमेंट की न हो तो कहे लेता हमसे? हाँ। हम तो यही कह रहे हैं। हाँ। तो हमसे टैक्स न ले, हमसे बत्ती का बिल न ले, हमसे पानी का बिल न ले। हाँ। हम जब बना रहे थे तब मना कर देते कि हाँ भाई ये कच्चे की जगह है, इसमें कब न बनाना, झोपड़ी बना के रह लेना। हमने सारी कमाई तो यहाँ लगा दिया आज तक से। अब कहाँ जहाँ लेके बच्चे, हम ये बताओ। तो आप हाउस टैक्स, पानी टैक्स सब जमा कर रहे हो? हाँ। कितने साल से? जितने साल से रहे हैं, पुरानी है हमारे पास है। और राशन कार्ड सब कुछ है। पट्टा और लीज फ्री जमीन भी है लोगों के पास यहाँ ना? पट्टा किस?
सब कुछ है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, हाँ। स्वास्थ्य कार्ड है, सब कुछ है, सब आयुष्मान भारत कार्ड भी है, हाँ सब है, सब है। और शौचालय और वो सब जो सरकारी योजना है उससे जो मिले वो सब भी हैं। नहीं सरकारी वो इसके नहीं है, घर से बनवाए हैं और जो पास बनवाए हैं। क्या बना हुआ है सरकारी? मकान सरकारी प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ हाँ बना हुआ है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी घर यहाँ बने हुए हैं? हमारे भाई का ही बना हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो सुन लीजिए, जिसको अतिक्रमण कहकर बुलडोज करने की बात की जा रही है, वहाँ सरकारी इमारतें तो हैं, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी बने। पाल राम के मेरे भाई का पूरा मकान बना हुआ है, अभी बना हुआ है मेरे भाई का। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से पूरा मामला क्या है, क्योंकि एक बार सबको घर नहीं देते, हमारा तोड़ के तो दोबारा बनवाया हमारा सरकारी। आपका कब से है? मेरा तो आज 70 साल हो एक एक करके आ रहा हूँ, बात करूँगा। 70 साल हो गए मुझे रहते हुए हल्लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर साहू। शिवशंकर जी, तो आपके पास भी सारे कागज पत्तर ये सब है? हाँ होंगे, हाउस टैक्स और ये सब? हाँ, सब है। आप कब से रह रहे हैं? सर मैं 40 साल से रह रहा हूँ। हाँ यहाँ जो है 5 जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं, हाँ और जो है मस्जिद भी है, मंदिर भी है, हाँ और यहाँ हाउस टैक्स है, पानी का बिल है, सारे कागज मेरे पास हैं, सब कुछ है। हाँ। यहाँ रहता हूँ 40 वर्ष से। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंदर जो आए हैं, बिल्डिंगें भी मतलब उनको आवास दिया गया है, वो रहते हैं सारे। यहाँ सीवर लाइन है, सब कुछ है यहाँ। हाँ। अब हाँ बोलिए। अब ये सरकार के जो फैसले हैं वो उनका है, हमारा तो कोई सरकार करनी हो तो हाई कोर्ट से आ गया। अब हाई कोर्ट है, अब हाई कोर्ट के आदेश हैं, हमारा तो उसमें क्या है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, फैसले तो सरकार के हैं। चलिए अब जरा इसको समझेंगे पहले सबसे, क्योंकि ये जो बाहर से माहौल बनता है ना, अचानक लगता है कि अतिक्रमण है, तो सवाल उससे बड़ा पैदा होता है। 60, 70, 80 साल से लोग रह रहे हैं, कैसे शुरुआत हुई, और उसके बाद यहाँ अगर हर तरह की सरकारी सुविधा है वो एक अलग बात है। सबसे बड़ी बात कि सरकारी इमारतें हैं, जिस इलाके में, जिस बस्ती में सरकारी इमारतें इतनी बड़ी खड़ी हैं, अस्पताल से लेकर स्कूल तक, आज अगर वो अतिक्रमण का हिस्सा बताकर उसे बुलडोज करने, जमींदोज करने की बात हो रही है, तो बुरी बात समझ में तो आनी चाहिए कि मामला क्या है, किससे चूक हुई और क्यों यहाँ तक स्थिति पहुंची। बहुत सारे लोगों का कहना है कि रेलवे ने शुरुआती दौर में कहा 29 एकड़ उनकी ज़मीन है ऐसा, और बाद में वो कहा गया कि 78 एकड़ ज़मीन है, तो वो 29 एकड़ से 78 एकड़ 3 गुना कैसे हुआ, वो भी सवाल है। लेकिन पहले महिलाओं से, हाँ एक मिनट एक एक करके। हाँ क्या? 2 है सरकारी स्कूल, जैसे जमीन रही तो सरकारी स्कूल बनवाए क्यों? इधर आ जाओ आप ऐसे। जैसे सरकारी स्कूल, रेलवे की यह जमीन है तो सरकारी स्कूल का वो का परमिशन काहे दिए? 2 है यहाँ। अब ढा रहे हैं, बहुत पुराना है, ढा रहे हैं अब रेलवे वाले। पहले कहाँ थे, सो रहे थे क्या? जब बस्ती बस रही थी तो सो रहे थे क्या? सो रहे पहले गिरा देते, अब मड़ाई घर बार सब बेच के यहाँ लगा दिया, अब गिराने आए हैं। अब उसके बाद मैं कुछ लोग यहाँ हैं जो पूरे मामले को जानते हैं, उनसे भी बात करूँगा। पहले जो परिवार के लोग हैं उनसे ज़रा एक बार बात करते हैं, महिलाएं ख़ास तौर से, क्योंकि आपने ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होगी बीते 3-4 दिनों में। हज़ारों महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग सब प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च लेकर धरना दे रहे हैं और लगातार चाह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि उनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे। क्योंकि देश में ऐसा कई बार हुआ है, 50 बार, दिल्ली में ही, जहाँ जो ऐसी कॉलोनी जिसके बारे में कहा गया अवैध निर्माण हुआ, अतिक्रमण हुआ, इलीगल कॉलोनी थी, उनको रेगुलराइज किया गया, और जहाँ झुग्गी वहाँ घर के नारे के साथ प्रधानमंत्री ने लाखों मकानों को रेगुलराइज किया। यहाँ सवाल वही उठता है कि अगर कहीं अतिक्रमण है जो 60 साल 70 साल से हुआ, जिसको लेकर कहीं उस तरह से उस समय रोकथाम नहीं हुई और इस हद तक हो गई कि आज सरकारी इमारतें हैं, तो क्या कोई दूसरा प्रावधान भी हो सकता था? इसी को समझने की कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से। लेकिन पहले आप कितने साल से हो यहाँ? 70 साल हुई है हमें भी। 70? अच्छा। तो आप, क्या नाम हुआ आपका? बिमला देवी। तो आपका घर कहाँ पे? वही रोड में है। कितने रूम है आपके? रूम तो हैं, बने हैं, मगर किराए और हम नहीं उठे हैं। हाँ। बच्चे रहते हैं। बच्चे रहते हैं। तो आपको भी पता होगा कि अब तो सरकार के हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये सब टूट फूट होगी। अब यही तो है, क्या करें, जाए तो कहाँ जाए, बड़ी मुसीबत में तो पा रहे हैं।
हैं क्या? उनके चारों लड़कों तो वहीं पे रह रहे हैं। हाँ। तो फिर आप कितने साल से हो यहाँ? हमारे ससुर की पूरी जिंदगी यहीं पे बीत गई, ड्यूटी करते थे। अच्छा। हमारी शादी को 20 साल हो गए यहीं पे रहते हुए। अच्छा। हाँ, तो रेलवे विभाग अभी तक कहाँ थी? जब उनकी जमीन थी तो उनको पहले रोक लगाना चाहिए ना इस चीज़ के लिए। अब बताओ, सरकारी अस्पताल बने हैं, स्कूल बने हैं, तो फिर सरकार क्यों यहाँ बना रही थी? नहीं तो ये बताओ, लेकिन ये तो कोई कहेगा ना कि भाई अगर रेलवे की ज़मीन थी तो जब सरकार रेलवे की तरफ से ये कोर्ट में कहा गया, कोर्ट ने फैसला कर दिया, तो अब इसमें ज़मीन तो रेलवे की थी, ऐसा लोग कह रहे हैं। अरे कहने से क्या होता है? अगर कोई कह दे कि नहीं आज आ जाए हमारे घर पे, कहते निकलो या हमारा घर, तो हम निकल जाएंगे क्या? है हमारे बरसों की, हमारे बुजुर्गों की कमाई लगी हुई है। जमीन है उतनी ले सकते हैं ना। बाकी इतने गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बेचारे? बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर कहाँ जाएंगे? मुझे रहता हूँ 50 साल हो गए मुझे रहता हुए। 50 साल रहेगा मेरे को। मेरी 89 में शादी हुई थी। मैं यहाँ से, जब पूरा जंगल था यहाँ पर, जब से आई हुई हूँ मैं यहाँ पर, पूरा जंगल ही था ये। सिर्फ टोटली पहाड़ी लोग रहते थे यहाँ पर। और फिर बाद में अपने चलते रहे और सब निकलते रहे बेच के। और बाकी जैसे खरीद, तो आप लोगों ने खरीदी जमीनें यहाँ? ऐसे लोग हैं जिन्होंने खरीदी? हमने खरीदी है। हमने खरीदी है। अच्छा, सबने हम भी खरीदा है। किससे खरीदा? वो जो बेच के गए हैं। अच्छा, पहले जो था उसने जमीन बेची आपने तो रजिस्ट्री भी हुई उसकी? रजिस्ट्री नहीं हुई। रजिस्ट्री नहीं हुई। अच्छा। रेलवे वालों ने कहा है पहले तो 45 फुट तक का है, वहाँ खम्भे लगे हमारे घर के आगे। खम्भे लगे हुए हैं 45 फुट का। मुझे ये नहीं है कि भैया से लगा के हुआ तक तोड़ दे तो पूरी पैसे जाएगी का। 5 लड़के हैं हमारे, एक दो हैं। बताइए हम अपने इतना परिवार को कहाँ लेके जाएंगे? पोती पोता है छोटे छोटे, हम उन बच्चों को अपने कहाँ लेके जाएंगे? जब उनका ऐसा था तो उन्होंने बनना, जिस वक्त बनया था तो ट्रेन तो रोज जाती है इधर को, तो जब ही रोकते कि भाई बनाना मत यहाँ जो रह रहा है वो रहे, लेकिन खरीदे ना। हमने तो राजेंद्र नाथ से खरीदी है इसको, जगह को खरीदी है। देखो दीदी, आपको तो मालूम है, और हमने सब कुछ अपना यहाँ लगा दिया। एक आदमी है हमारे बच्चे। अच्छा, जमीनों की मतलब खरीद बिक्री भी हुई, जिसने 25-30 साल पहले रखा, बनाया, बेच दिया और लोगों ने खरीद लिया। आ रहा हूँ, अब उधर आ रहा हूँ समझने के लिए, क्योंकि ये महिलाएं नहीं समझा पाएंगी थोड़ा इसका तकनीकी पक्ष, वो बाकी लोगों से भी बात करें। में ली थी हमारे ससुर ने 10,000 रुपए में जमीन ली थी। ये 25 बाई 25 का प्लॉट है, बना हुआ 2 मंजिल। 25,000 रुपए में लिया था। बहुत सस्ता था उस समय, जमाना बहुत सस्ता था। जब मेरे ससुर थे तब मेरे ससुर ने भी खरीदा था, 10,000 की जमीन खरीदा था उसको। अब वो लिखत है नहीं कोई सी भी ना, एक एक करके सर कोई लिखत तो है नहीं। पहले लिखत वाली जमीन नहीं थी, ये मिलू भी थी ये जमीन। स्टामों में बेची गई थी, स्टामों में ली गई ना हम लोगों ने। मकान के कागज जो हम जो जमा करते हैं, हाउस टैक्स वगैरह, वो सब है हमारे पास। बिजली का बिल, हाउस टैक्स है, और 2023 तक का जमा कर रखा है हमने। 23 तक का पहले से पहले ही जमा कर देते हैं। अब ये महिला बोल रही है 2023 तक का इनका हाउस टैक्स जमा है। जमा है मेरा हाउस टैक्स। मैं लाऊं तो रसीद दिखा दूं आपको 2023 की। मैं पहले ही जमा करके आती हूँ मकान का बिल। तो हाउस टैक्स सर खाने को हो नहीं हो, पर हम ये बिजली का बिल, पानी का बिल और मकान का टैक्स जब पहले देते हैं। चीज की सुविधा नहीं देनी चाहिए ना। जब ये सरकार रेलवे विभाग की जमीन है तो यहाँ न बिजली देना चाहिए, ना पानी देना चाहिए, ना मकान टैक्स लेना, क्यों ले रही थी भाई सरकार को ये चीज को खुद जानना चाहिए ना कि ये रेलवे विभाग की जमीन है, हम इसमें मत कुछ लें। गरीब लोग रहने तो जब टूट जाएगा। जब सरकार सब सुविधा देगी, सरकार को ये चीज की पहले सोचना चाहिए कि इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी। सारी सरकार ने सब कुछ ले रखा, मकान टैक्स ले रही, बिजली रही, पानी दे रही, इनको देना ही नहीं चाहिए ये चीज। बताओ, अचानक किसी को घर में आके हमला बोल दो, गलत बात है ना, ऐसी बात। अब देखिए, जैसे अब समझ में आ रही है बात, अब जरा कोई किसी से समझते हैं, चूंकि सबको बात पूरी तरह से समझ में आए। ये वो महिलाएं हैं, आप लोग भी प्रदर्शन में थे जो कैंडल मार्च ये सब हो रहा था? हम गए थे वहाँ, कैंडल मार्च में भी गए। फिर जो वो यहाँ धरना दिया है चुंगी पे, उस पे भी हम बैठे हैं। और उस दिन सूरज भी नहीं निकल लिया था, अब तो सूरज भी निकल लिया। उस दिन तो बहुत कोहरा था, ठंडा भी था बहुत। नोटिस आए थे तो बरेली भी गए हम लोग। चलिए, अब जरा एक मिनट रुकिए, अब जरा समझते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? इधर आओ जरा। हाँ सर, मेरा नाम मोहम्मद जुबैर। एक सेकंड बात करो। हाँ सर, मेरा नाम मोहम्मद जुबैर रजा खान है। और सर, बात तो बड़े मजे की है, जिसको हमने वोट दिया वो वैध और हम वोटर अवैध। ये तो बड़ी बात मजे की है। हमने पार्षद को वोट दिया वो भी वैध, मेयर को वोट दिया वो भी वैध,
विधायक को वोट दिया वो भी वैध, और सांसद को वोट दिया वो भी वैध, और हम अवैध। बड़ा अफसोस की बात है, और आपका धन्यवाद कि आप आए। और हर एक न्यूज़ चैनल, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूज़ चैनल यहाँ सभी आ रहे हैं बनभूलपुरा इलाके में, हर एक न्यूज़ चैनल ये हेडलाइन चला रहा है कि ये अवैध ज़मीन पर कब्जा किया है, जबकि बिल्कुल सरासर गलत है। मेन चीज़ ये हमारी जगह है सर, ये लाशें तो हम बेच सकती है। आप, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है, हम यहाँ से किसी भी कीमत पर ये घर नहीं छोड़ सकते हैं। ये देखिए हिंदुस्तान, वाह तेरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का कानून बड़ा सुहाना है कि हाई कोर्ट का हम फैसला करते हैं, सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट हमारा गला भी घोट दे जब भी हम उसका सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि 7 दिन में आपको जाना है, वाह मेरे हाई कोर्ट, वाह मेरे जजों, तुम्हारा हम सम्मान करते हैं। लेकिन आखिरकार उन्होंने हमारा फैसला सुना दिया और हम मरने को तैयार है। साहब जब घर उजड़ा है तो अब तो कुछ भी उजड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, चलो ये इमोशनल आप होके बोल रहे हो, घर मकान है आपका, लेकिन मैं जरा समझना चाह रहा हूँ, पहले भी एक वीडियो में किसी से बात कर रहा था कि भाई पहले कहा गया रेलवे की तरफ से कि उनकी 29 एकड़ जमीन है, शायद हमारे पास नोटिस भी है। हाँ, उसका मुकदमा चल रहा था 15-17 हमारा चल रहा था, और अब भी मुकदमे चल रहे हैं। हाँ। निचली अदालत में भी चल रहे हैं और हाई कोर्ट में भी अभी मुकदमे चल रहे हैं। कब से चल रहा है? 2007 को बता रहा था। देखिए सबसे पहले 2007 में हुआ, फिर 2016 में हुआ, दोनों बार स्टे आया, अब ये 2022 में। रुक रुक के जैसे इलेक्शन आते रहते हैं करीबी, वैसे वैसे झटका लगता रहता है। इन लोगों की तो नेतागिरी चल रही है, लेकिन हमारा, मैं यकीन मानिए मैं 100 कोट के आ रहा हूँ, रात भर नींद नहीं आई, 5 बजे सोया, 7 बजे उठ गया, शोर शराबे, आपको मेरा फेस वगैरह दिख रहा होगा कि मैं सो के उठ के ही आ रहा हूँ। वाकई में ना फ्रेश हूँ, नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं आ रहा, घर में यही टेंशन। आप यकीन मानिए आज तकरीबन 8 दिन होगा, 1 रुपया नहीं कमाया। क्या रोज का खर्च नहीं है? करते हो आप? सर मैं गाड़ी चलाता हूँ, छोटा हाथी। अच्छा। अब रोज का 500-700 का घर का खर्चा है, 1000 रुपये। और वाकई यहाँ पर ऐसे लोग हैं, आज आपको सुनने में बड़ा, आज भी बनभूलपुरा इलाके में लोग 10 रुपये का तेल लेकर आते हैं। इतना गरीबी का इलाका है। अब और यहाँ पर लोग जो अमीर लोग रहते हैं उनको भी आवाज़ दबाने के लिए उनकी भी जद में मकान ला दिया। पहले तो क्योंकि गफरबस्तु और गड्ढे थे, उसके बाद इंदिरा नगर लाइन नंबर 17, यहाँ थोड़े पैसे वाले लोग रहते हैं। अब उनकी आवाज़ ना निकले तो उनको भी हद में ला दिया गया। सुन लीजिए, एक पॉइंट की और बात है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 50 फीट, लालकोट स्टेशन से 50 फीट, जहाँ मेन स्टेशन है, हल्द्वानी स्टेशन से 50 फीट, आप यहाँ से कहीं भी चले जाइए 50 फीट, और यहाँ बनभूलपुरा इलाके में आते रेलवे पटरी से 800 फीट। ये कहाँ का नियम है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ये एक बात मैं फिर से इस वीडियो में पॉइंट आउट करूंगा कि मैं अभी रेलवे ट्रैक के पास था, जहां फाटक है, रेलवे फाटक, वहां मुझे लोगों ने बताया कि यहां एक तरफ, मतलब सड़क के दूसरी तरफ 45 फीट है लगभग, जो रेलवे की ज़मीन रेलवे दावा करती है, उसके बाद कॉलोनियाँ बनी है। जहाँ ये इलाका है जहाँ हम हैं बनभूलपुरा, इस इलाके के बारे में वो 800 फीट, कितना 800 फीट। तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया बात कि अगर रेलवे ट्रैक एक साथ चल रहा है, ट्रैक चल रही है, तो एक जगह कैसे हो सकता है डेप्थ 800 फीट और बाकी सब जगह 40 यहाँ से लेके 100 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर, तो क्या दिशाओं में कैसे हुआ? मामला कुछ नहीं, सिर्फ राजनीतिक मामला है। इनकी राजनीतिक रोटी चल रही है, हम गरीबों की रोटी जो चल रही है ना, वो कच्ची पक्की, वो भी छीनना चाह रहे हैं। आप बच्चे परेशान हैं, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये बताओ, एक मिनट, ये कोई और चाहता हूँ मैं कि यहाँ पर पहले हल्द्वानी बसा है, पहले ट्रेन नहीं आई है। 1884 में, तकरीबन 83 में ट्रेन आई है, 1810 में या 20 में हल्द्वानी बना है। तो पहले तो हल्द्वानी बना है, वो भी तो हमारी तरह इंसान होंगे जिन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम पे हल्द्वानी बना है। तो अंग्रेज़ों ने आविष्कार ऐसा तो करा नहीं होगा भाई बनभूलपुरा में आए हैं, इनको 800 फीट नाप दो और यहाँ पर जो 50 फीट नाप दो, ऐसा तो 1800 में अंग्रेज़ों ने करा नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे दादाजी यहाँ पर बताते थे कि जब यहाँ से ट्रेन चलती थी तो यहाँ पानी की किल्लत होया करती थी बनभूलपुरा में, तो वो अंग्रेज़ लोग ट्रेन रोक के लोगों को पानी दिया करते थे, खाने का सामान दिया करते थे, जो हमारे दादाजी खुद खाया करते थे, बन वगैरह। ऐसी गरीबी थी यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं था। उस वक्त की बात बता रहा हूँ, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी की यहाँ पैदाइश है, मैं यहाँ, मेरे बच्चे यहाँ पर, हम 4th-5वीं पीढ़ी हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये अन्याय है। 7 दिन के अंदर बोल दिया, इतना सामान कहाँ लेके जाए। अच्छा, सबसे पुराना घर यहाँ कितने साल का होगा, है किसी को आइडिया? 1978 का हमारा। नहीं, 78 तो चलो अभी हाल में ही हुआ, उससे पहले कभी किसी का है? हाँ, नहीं, यहाँ मतलब इस इलाके की बात करो, मैं यहाँ की बात। ये बस्ती 1970 के बाद बनी है। हाँ। मेरे साथ एक सुप्रीम कोर्ट में 11 पिटिशनर में से एक पिटिशनर खड़ा है, उसने अभी 2021 में ये बताओ, लेकिन कुछ लोग जो कह रहे हैं उनका 50 साल से 60 साल से बस्ती यहाँ से 1.5 किलोमीटर से शुरू होती है, बट वो भी इंक्रोचमेंट एरिया में है। ये देखिए 1970 में बसी है, ये इसकी सबसे नई बस्ती है। अच्छा। इससे ऊपर 1.5 किलोमीटर जाएंगे तो अंग्रेजों के जमाने की बस्ती है। ये पूछना चाह रहा हूँ, वो भी उस 78 एकड़ में है? हाँ, शुरुआत वहाँ से वहीं से हुई है। और दूसरी चीज, अच्छा, ये लोग वो लोग हैं, थोड़ा पीछे हटिए, जिन लोगों ने मुझे भी मेल किया, बहुत सारे लोगों ने SMS किया कि आप वहाँ आइए समझिए, तो मैं आया, इनसे मिला। अभी दूसरे वीडियो में भी आपने इनको देखा होगा। चूंकि 2, 4, 5 लोगों से मैं जानबूझकर बात करना चाहता हूँ ताकि समझ में आए कि पूरा मामला क्या है। देखो, फिर से एक बार कहूँगा,
मिनट क्या पुरानी जमीन है हमारी, कब 200 रुपए की खरीदी हुई है। कब क्या गया ये? देखिए जैसे इन्होंने 200 रुपए में पता जमीन, नहीं है कितना साल अंदाजा? अंदाजन हमारे यहाँ उनको इतने साल हो गए, 70-75 साल हो गए यहाँ रहते। अच्छा। हाँ। कितना दूर पे घर है यहाँ ये से? है तो ये पल्ले वाले ये 75 साल से रह रही है और जमीन खरीदे तो जमीन 200 की खरीदी हुई है। जमीन कौन बेच रहा था यहाँ? पहली चीज तो मैं बता दूं, तराई भावर जो पूरा क्षेत्र है ना, ये आजादी से पहले से नुजूलैंड है। अच्छा। टोटल नुजूलैंड है। हाँ। जिस नेचर की जमीन में हम है, वैसी नेचर की जमीन एक करके, हाँ। वैसे ही नेचर की जमीन पूरी हल्द्वानी की है। हाँ। पूरी नेचर की एक ही है। इसका नेचर बदलने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसका नेचर ही बदलने की कोशिश की जा रही है। नहीं, अभी तो मैं ये बार बार बात कर रहा हूँ ना कि इंक्रोचमेंट की बात, जो 78 एकड़ और 29 एकड़ वो कैसे हुआ? वही स्पष्ट नहीं है। वो हम जब एसएलपी लेके गए हैं, वो इसी आधार पे लेके गए कि हमें ये चीज़ क्लियर करो कि वो ज़मीन है कितनी और तुम्हारे किस आधार पे। रेलवे अभी तक कोई आधार ही नहीं दे पा रहा। उसके पास कोई चीज़, गजट नोटिफिकेशन हो या आधार हो। रेलवे के पास होगा ना कि ये जमीन उनकी नहीं है, तभी तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया। नहीं है सर। 1999 में 1999 में सर, 1999 में सीमांकन हुआ रेलवे का। तो उस सीमांकन में 45 फीट इधर है और 70 फीट उधर गोला नदी की तरफ है। रेल हाई कोर्ट के अंदर रेलवे ने अपना एफिडेविट लगा रखा है। हम ये मांग करते हैं रेलवे विभाग से कि वो अपने कागज़ यहाँ पर लेकर आए और अपनी ज़मीन ले ले। हम उस पर कोई आपत्ति नहीं लगा रहे, क्योंकि जब 1999 में ये समझौता हो गया हाई कोर्ट में, आपने एफिडेविट लगा रखा है कि 45 फीट इधर है बस्ती की तरफ, 70 फीट उधर है गोला नदी की तरफ। तो आपकी जमीन तो पड़ी है ना वहाँ पर, किसी ने कब्जा तो नहीं कर रखा उस पर। आपकी जमीन पड़ी है, आप तो सिर्फ गरीबों के साथ जास्ती करी जा रही है ना सर। ये है एक जनहित याचिका के अंतर्गत आया। थोड़ा इधर आइए। ये जो हाई कोर्ट से जो फैसला आया है, ये जो है जनहित याचिका के तहत आया। जिसने याचिका डाली थी, उसने सबसे पहले जो याचिका डाली थी, यहाँ पर एक पुल गिरा था। जो पुल का निर्माण हुआ था 9 करोड़ 50 लाख रुपए से। 9 करोड़ 50 लाख रुपए का जो पुल था, वो पुल जो है ध्वस्त हुआ था। सिर्फ 5 साल उसके जो है वो हुई थी। जब वो पुल ध्वस्त हुआ तो उसमें उनने जो है पुल के जो ठेकेदार थे, जो उसमें जेई और जो पूरे जो निर्माण करता थे, उनको मुद्दा बना के उनने जनहित याचिका डाली थी। जब जनहित याचिका वो डाली गई तो उसमें जनहित याचिका में ये कहा गया कि ये जो अवैध खनन के करते गिरा गया। लेकिन जो पुल के जितने पुल के जो दोषी थे वो तो साफ बच निकले। और इनके जो अतिक्रमणकारी, इनको दिखाया गया कि जो ये अतिक्रमण करते हैं ये रेलवे की ज़मीन पे रहते हैं, उनको जो है मुद्दा बना के ये रेलवे की ज़मीन को जो है ये इनको यहाँ पे फंसाया गया, ज़बरदस्ती फंसाया गया। पहले 29 एकड़ ज़मीन का मामला था, जिसमें से 10 एकड़ ज़मीन जो है खाली कर दी गई थी। उस टाइम जो 2017 में, उस टाइम जो है यहाँ पर जो डीएम साहिबा थी भूपेंद्र कौर जी, उनके देख रेख में 10 एकड़ ज़मीन जो है रेलवे को सपुर्द कर दी गई थी। उसके बाद उन्होंने साफ लिखा कि 90% जो भूमि जो है रेलवे अपना अधिग्रहण कर चुकी है और अब जो है इसमें कोई रेलवे का। तो फिर ये जमीन कैसे बढ़ के 78 एकड़? 78 एकड़ जमीन जो है ये बाद में जो सब ये घालमेल चला है सब। और ये जो जिस तरीके का ये कोई डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है। यहाँ पर लोगों के पास पट्टे हैं, यहाँ पे लोगों के पास नजूल भूमि है, यहाँ कस्टोडियन की है, नीलामी में खरीदी भी गई ज़मीन है, यहाँ पर फ्री होल्ड हुई भी ज़मीनें हैं। और ये ज़बरदस्ती जो है मुद्दा बनाया जा रहा है। इससे जो है सिर्फ इसमें जो है एक राजनीतिक खेल खेला जा रहा है कि एक बहुत बड़ी आबादी को जो है वोटों से वंचित करके और अपने किसी भी तरीके से विधायक को जो है किसी भी तरीके से यहाँ से चुन के जो है अपनी विधानसभा में भेजा जाए। तो सिर्फ यही एक मुद्दा है और बाकी और ये बताओ, जैसे अगर रेलवे की ज़मीन है, 1 मिनट आ रहा हूँ, थोड़ा पीछे रहिए आप लोग, तो फिर ये बना कैसे होगा? मतलब अगर अतिक्रमण है, सवाल है सर, यही सवाल है। अगर ये रेलवे की भूमि है तो सर यहाँ पर 2 इंटर कॉलेज, एक बालिका इंटर कॉलेज, एक जेंट्स बॉयज़ का है ये, और एक प्राइमरी स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल हैं सर, और एक अस्पताल है यहाँ पर जो और 5 ओवरहेड टैंक हैं और 2 ट्यूबवेल हैं यहाँ पर जो चलते हैं। तो ये सब सरकारी योजना के अंतर्गत तो आए होंगे सर। जब ये कागज़ जाते हैं सरकार के पास, जब जाते हैं तो वो सरकार उसको भूमि का पूरा वो करती है कि ये भूमि कहाँ कैसी है, नजूल की है या रेलवे की है या अतिक्रमण की है। तो अगर अतिक्रमण की थी तो ये परमिशन कैसे मिल गई यहाँ पे स्कूल खोलने की, यहाँ ओवरहेड टैंक बनाने की, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं ट्यूबवेल बनाने की, यहाँ पे अस्पताल 25 बेड का अस्पताल बना रखा है। तो ये अस्पताल कैसे बन गया? तो ये तो सिर्फ एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि ये रेलवे की जमीन है, सिर्फ लोगों को डराया धमका के। मतलब आप लोग कह रहे हो कि 29 एकड़ रेलवे की है, बाकी 78 एकड़ 29 एकड़ भी नहीं है सर। 29 एकड़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हम मुकदमा लड़ रहे थे 2016 में, इन्होंने कागज के आधार पर सिर्फ एक एफिडेविट लगाया है
हाई कोर्ट के अंदर धर्म सत्तू नाम के एक सेक्शन इंजीनियर ने कि हमारी लैंड 29 एकड़ है, वो भी सिर्फ एक एफिडेविट है, उनके पास उसका भी कोई आधार गजट नहीं, कोई गजट नहीं है। आरटीआई में नगर निगम इस जमीन को नजुल बता रहा है अपने रिकॉर्ड के हिसाब से। अच्छा, ये देखिए वार्ड नंबर 32 की भूमि नजुल भूमि है, जिसका स्वामित्व उत्तराखंड राज्य सरकार का है। वार्ड नंबर 32 नजुल रजिस्टर के सैटेलाइट नंबर इतने इतने के मध्य स्थित है। अब एक आरटीआई है, ये नगर निगम हल्द्वानी में आरटीआई कोई मोहम्मद उस्मान ने दिया, आरटीआई है 2000, इसमें लिखा हुआ नहीं, साल दिख नहीं रहा है, 2020 का, जिसमें ये कहा गया है कि ये उत्तराखंड सरकार की स्वामित्व वाली नजूल भूमि है। अब ये नजूल भूमि है और तभी ये सब इमारतें, सरकारी इमारतें बनी है। अब अचानक रेलवे की तरफ से कहा गया कि ये ज़मीन रेलवे की है, और हाईकोर्ट में चूंकि आरटीआई के मामले पर सुनवाई चल रही थी और कहा किसकी ज़मीन है, तो कहा रेलवे की है, तो हाईकोर्ट ने कहा रेलवे की ज़मीन खाली की जाए, कराई जाए। और उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये हुआ कि आप नोटिस दीजिए लोगों को, 7 दिन का वक्त दीजिए, 7 दिन के बाद ज़मीन खाली कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो नोटिस, मतलब अखबार में जो नोटिस छापा गया वो 2 दिन पहले 1 जनवरी को अखबार में नोटिस छप गया कि आप सब लोगों को 7 दिन का समय दिया जाता है, 7 दिन में खाली करिए। थोड़ा पीछे अब जरा सोचिए कि 7 दिन में खाली करिए उस पूरे इलाके को जिसमें 4365 मकान है, जिसमें 4 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें मंदिर है, मस्जिद है, अस्पताल है। वहाँ अचानक 40 साल 45 साल, अब ये स्कूल, ये जो इंटर कॉलेज है इसी को देखें, 1985 का बना हुआ है, 15 और बाद 37 साल पुराना ये इंटर कॉलेज है। इतनी बड़ी चारों तरफ इमारत है, 350 लड़के इसमें पढ़ते हैं। ऐसा एक महिला इंटर कॉलेज भी है लड़कियों के लिए, 1200 तक रहे हैं यहाँ स्टूडेंट। तो ये सब बना कैसे और आज अचानक ये अतिक्रमण कैसे और अब खाली कैसे या जमींदोज कैसे, ये सवाल है, इसको समझना पड़ेगा। जमीन जो सर बता रहे हैं ना, ये जो पटरी जो लगी हुई है, जो रेलवे स्टेशन लगा हुआ है, ये गोला नदी से लगा हुआ है। जो गोला नदी के उस साइड भी रेलवे की जमीन है। असल में क्या होता था, जब बाढ़ आई तो रेलवे की ज़मीन जो है वो बाढ़ में बह गई, उधर से 10 एकड़ ज़मीन बाढ़ में बह गई। अब जो इधर की 10 एकड़ ज़मीन थी तो वो पहले ही जो है उस टाइम की जो 2017 में जो डीएम साहिबा थी भूपेंद्र कौर जी, उन्होंने 10 एकड़ ज़मीन पूरी खाली कराकर रेलवे के सपुर्द कर दी थी। अच्छा, लेकिन अपनी ज़मीन को वो हिफाजत में रख नहीं पाए। अब एक सवाल है जो जानकार है वो बताइए कि नजूल की ज़मीन तो है, इसका मतलब मान लो उत्तराखंड सरकार की ज़मीन तो है, तो सरकारी ज़मीन तो है ना, ये तो है कि सरकारी ज़मीन है, तो सरकार कह सकती है सरकारी ज़मीन है, अतिक्रमण है। तो सर सरकार थोड़ी कोर्ट गई है, कोर्ट तो रेलवे भी नहीं गई है, और कोर्ट सरकार तो गई नहीं है, ना रेलवे गई है, कोर्ट तो एक तीसरा पर्सन गया सर, जो जनहित याचिका डाली है, जिसने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए डाली थी, जिसने जनहित याचिका डाली थी उसने तो अपने स्वार्थ के लिए डाली थी। उसको सिर्फ ये था कि पुल का जो है, पुल जो गिरा है, पुल में जो भी अनियमितता पाई गई उसकी जांच हो। 2018 में देहरादून की कुछ बस्तियों को तोड़ने का इसी तरह से हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। राज्य सरकार एक अध्यादेश लाई और उनको मलिन बस्तियों को संगठित करने, संरक्षित करने के नाम पर हाईकोर्ट में हलफनामा दे दिया कि इनको 2016 की स्थिति में बरकरार रखा जाए। जितने भी उत्तराखंड के नगर निकायों में अवैध बस्तियां, अवैध अतिक्रमण हैं, उनको 2016 की स्थिति में बरकरार रखा जाए। लेकिन हमारी हल्द्वानी की इन 5 मलिन बस्तियों को 582 मलिन बस्तियों की सूची से ही बाहर कर दिया गया। ये भी पहले मलिन बस्ती में बिल्कुल। और एक ये इंदिरा नगर, 3 मलिन बस्तियां हैं एक्चुअली, इंदिरा नगर पूर्वी, इंदिरा नगर पश्चिमी है, इंदिरा नगर पश्चिमी बी। पश्चिमी बी एक ऐसी मलिन बस्ती है जो कैटेगरी 1 में है। कैटेगरी 1 मीन्स स्टेट की लैंड। सर्वे करने वालों में रेलवे भी थे, फॉरेस्ट भी थे, राजस्व भी थे, नगर निगम के भी अधिकारी थे। सबने इस बस्ती को कैटेगरी 1 की लैंड में रखा था जो स्टेट की होती है। अब ये बताओ, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि भाई अगर सरकार ने आरटीआई में कहा कि नजूल की ज़मीन है सरकार की स्वामित्व वाली, रेलवे ने कहा कि उसकी ज़मीन है और उसके आधार पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया, तो भाई सरकार के कागज तो होंगे जो हाईकोर्ट में आप लोगों की तरफ से पेश होते जो लड़ रहे थे, तो ये कैसे हो गया? वजह ये था कि नगर निगम ने और राज्य सरकार ने अपना पक्ष ही नहीं रखा। और दूसरी बात आपने कही कि सरकार की तो है, मैं मानता हूँ सरकार की है, लेकिन ये पूरी विधानसभा सरकार की है, क्योंकि जो नुजुल का नेचर है पूरी विधानसभा का वो एक ही नेचर है। जिस नेचर के बनबुलपुरा है उसी नेचर के बाकी पूरी विधानसभा जो है एक ही नेचर की लैंड में है लगभग। राज्य सरकार की मंशा क्या है? राज्य सरकार की मंशा क्या है? राज्य सरकार देहरादून की मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लाती है और हमारी बस्तियों को उस अध्यादेश के दायरे से बाहर निकालने के लिए मलिन बस्ती की सूची से ही हमें बाहर कर देती है। तो राज्य सरकार चाहती तो एक हलफनामा और हाईकोर्ट में देती कि ये इनको भी हमने संरक्षित किया। तो यहाँ जो पॉपुलेशन है इसमें लगभग 90% मुस्लिम है, 10% हिंदू है। जी हाँ, बिल्कुल।
मस्जिद कितनी 8 से 10 मस्जिदें इसमें आ रही हैं। 78 एकड़ में अगर तोड़फोड़ होती है। 2 मंदिर, 2 बड़े मंदिर हैं। एक मंदिर 70 साल से है, एक मंदिर 50 साल से है। अच्छा, मंदिर भी यहाँ 70 साल से है। हाँ, अब आप क्या कहना चाह रहे हो? आप प्रेस पत्रकार हो आप? जी, मैं तकरीबन लगभग 19 साल से जर्नलिस्ट हूँ, यहीं रहता हूँ। और जो मोस्टली जो हम लोग कवर करते हैं वो हल्द्वानी और जिला नैनीताल के आसपास के इलाकों को कवर करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरताज आलम है। खबर 7 नाम से मेरा पाक्षिक समाचार पत्र है और फेसबुक लाइव पर हम दिन भर में इस पूरे मामले को घंटों की घंटों लगातार इसको कवर कर रहे हैं। जितना जान पाए इस पूरे मामले को, रेलवे कभी भी अपने दावे को लेकर कोर्ट नहीं गई। जब भी मामला आया जनहित याचिका में आया। तो जनहित याचिका में जब मामला आता है तो ये अपना एक भूमि प्लान हाईकोर्ट में लगाते हैं, क्योंकि 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून कहता है कि अगर सरकार के पास कोई ज़मीन है, सरकारी के विभाग के पास अगर कोई ज़मीन है तो उसके पास गजट नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। रेलवे के पास अपने रेलवे स्टेशन के जो 32 एकड़ लगभग उसके पास ज़मीन है, उस नोटिफिकेशन के अलावा उसके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सन 2013 में एक जनहित याचिका जाती है। गोला पुल, जो गोला नदी है उस पर पुल बना हुआ था, उसको लेकर एक जनहित याचिका जाती है। और उस जनहित याचिका में जाने के बाद कोर्ट कमीशन कराता है कि जाके देखिए वहाँ खनन कैसे हुआ, अवैध खनन कैसे हुआ। वकीलों का एक कमीशन आता है, वकीलों का कमीशन यहाँ पर आकर निरीक्षण करता है और वो जो रिपोर्ट वहाँ पर देता है वो ये कि जो ये खनन करने वाले हैं ये आसपास लोग रहते हैं और ये रेलवे की भूमि पर बसे हुए लोग। हाईकोर्ट रेलवे को एक नोटिस करके बुलाता है कि क्या ये आपकी ज़मीन है? रेलवे कहता है हाँ साहब हमारी ज़मीन है। तो रेलवे वहाँ पर ना तो कोई नोटिफिकेशन लगाता है, ना ही अपने पूर्ण दस्तावेज लगाता है। एक भूमि प्लान उनके पास है, उनका एक नक्शा है, वो वहाँ पर लगाता है। और वहाँ पर कोर्ट खड़े होकर के कहता है कि 10 एकड़ ज़मीन पर हमारा अतिक्रमण हमने ले लिया है। 29 रेलवे कहता है। हाँ, रेलवे कहता है। रेलवे कहता है कि 10 एकड़ ज़मीन पर अतिक्रमण था, वो हमने अपनी ज़मीन ले ली है। 29 एकड़ ज़मीन पर अतिक्रमण है, वो हमारा खाली करा दीजिए। हाई कोर्ट 10 हफ्ते में 9 नवंबर 2016 को एक ऑर्डर होता है कि 10 हफ्ते में इस ज़मीन को खाली की जाए। अब यहाँ उस समय कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर इंदिरा देश यहाँ की विधायक थी, वो इस हरीश रावत मुख्यमंत्री थे। हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, यस। उत्तराखंड सरकार इस पूरे मामले को पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करती है और वहां खड़े होकर के कहती है कि ये ज़मीन नज़ुल की ज़मीन है। और वहीं पर ये पहली बार सवाल आता है कि रेलवे का और राज्य सरकार का कभी भी डिमार्केशन नहीं हुआ। और इस पूरे मामले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पीपी एक्ट में इन सभी लोगों को, जो प्रभावित लोग हैं, इनको सुना जाए। हाई कोर्ट रेलवे को ऑर्डर कर देता है। अब यहाँ पर खेल दूसरा शुरू होता है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर 29 एकड़ ज़मीन की बात आई थी, 78 एकड़ में खंभे कैसे लगे? ये रेलवे और प्रशासन का मामला है। हाईकोर्ट का ऑर्डर कहीं नहीं था कि 78 एकड़ में खंबे लगने चाहिए। खंबे लगने मतलब खंबा जो डिमार्क किया था, रेलवे ने अपनी जमीन पर जो दावा किया कि यहाँ तक हमारी जमीन है, हम ले लेंगे। अब चूंकि जो जैसे इस समय हालात हैं, सन 2016 में भी कुछ इसी तरह के हालात थे, लेकिन राज्य सरकार उस समय सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से वहाँ से स्टे हुआ। स्टे में पीपी एक्ट में सुनने के लिए बातचीत आई। रेलवे को हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इन सभी मामलों को सुना जाए। 4365 मामले बरेली इज्जत नगर में सुनवाई पर आते हैं। लेकिन यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 29 एकड़ की बात 78 एकड़ रेलवे और प्रशासन ने किया। क्यों डिमार्क किया गया 78 एकड़ को और क्यों लोगों को नोटिस दिया गया उस समय? तो कोई नहीं समझा पा रहा है। मैं वहीं आ रहा हूँ। 29 एकड़ 78 एकड़ में कैसे कन्वर्ट मैं वहीं, और मैं आपको बता दूं, ना तो 29 एकड़ का इनके पास कोई भी गजट नोटिफिकेशन है और ना ही इनके पास 78 एकड़ का कोई गजट नोटिफिकेशन है। उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक रावत, उन्होंने जब रेलवे के साथ बैठकर एक इंस्पेक्शन की बात की कि हम देखते हैं आपके दस्तावेजों को लेकर के हम चलते हैं सड़क पर, तो दीपक रावत ने इस बात को उठाया था कि आपका अपना गजट लेकर आइए। रेलवे गजट देने की जगह इस बात को हाईकोर्ट में चली जाती है और हाईकोर्ट में जाकर के कहती है कि साहब हमसे गजट मांगा जा रहा है। तो कोर्ट ने जिलाधिकारी को डांट लगाई और कहा कि आपसे कोर्ट का आदेश का अध्ययन करने के लिए नहीं कहा है, उसको मानने के लिए कहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। तो कोर्ट का ऑर्डर जब होता है तो फिर अधिकारियों का एक फ़र्ज़ बन जाता है, फिर उसके हिसाब से वो लागू करते हैं। अब यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर वो लगे जो बसे हुए लोग हैं, वो आज़ादी से पहले यानी कि फ्रीडम फाइटर इस 78 एकड़ में रहते हैं। 1910 के आसपास से टाउन एरिया में लीज यहाँ पर हैं, कस्टोडियन शत्रु संपत्ति यहाँ पर हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। और रेलवे से चिराग अली सबाबा का एक मैदान है यहाँ पर, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर ऊपर एक मैदान है, उसको ब्रिटिश टाइम में उनको दान भी किया गया। तो ये सारी चीज़ें लोगों के पक्ष में हैं। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था, मैं आपको वहीं आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था पीपी एक्ट में सुना जाए, तो रेलवे अदालत बरेली में ये मामले सुनवाई पर आ गए। 4356 मामलों को सुना गया, 7 मामले उसमें से छूट गए थे क्योंकि वो लोग हाईकोर्ट चले गए थे इसके खिलाफ दोबारा। इस पूरे मामले में रेलवे ने एक्स पार्टी सारे ही अपनी सुनवाई पर सारे ही मामलों को एक्स पार्टी कर दिया, क्योंकि ना तो वहाँ बहस हुई, ना जिरे हुई, ना दस्तावेज रखने का नंबर आया।
उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लोग धीरे धीरे जिला अदालत जाने लगे, क्योंकि एक जगह से आप मुकदमा हारते हैं तो जिला अदालत जाते हैं। 1175 मामले जिला अदालत में दर्ज हो गए। अब 1175 मामले लोग जिला अदालत में खड़े ही थे कि इस बीच रेलवे डीआरएम ने एक लेटर डीएम को लिखा कि हमारे यहाँ से केस एक्सपायरी हो गए हैं, हमें ज़मीन खाली कराई जाए। 2 बार उन्होंने लेटर लिखा। उस लेटर को लेकर जो याचिका करता है रविशंकर जोशी, वो एक बार फिर हाई कोर्ट जाते हैं उस एक लेटर को लेकर, और इस बीच हाई कोर्ट में फिर जनहित याचिका एंटरटेन कर ली जाती है। अब 2 सवाल आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सुनवाई जारी है और एक बार हाई कोर्ट में फिर सुनवाई शुरू हो गई है। अब हाई कोर्ट में अब जो सुनवाई शुरू हुई है वो 78 एकड़ पर, क्योंकि वो 4365 जो मकान आ रहे हैं वो 29 एकड़ में नहीं थे, लेकिन ये सन 2016 में हुआ। अब धीरे धीरे यहाँ पर जाने लगे और हाई कोर्ट में ये सुनवाई शुरू होने लगी। 11 इंटरव्यू वहाँ जाते हैं और जो पक्ष यहाँ आपके सामने यहाँ सारे ही लोग रख रहे हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि कानूनी पेचीदगियों के मामले थे, इससे भी कहीं ज़्यादा एडवोकेट्स ने हाई कोर्ट में इन सब पक्ष को रखा। और जब 2-2 अदालतों में मामले चल रहे थे और कई चीज़ें इलीगल दिखाई दे रही थी, इस शिकायत को यहाँ के लोग एसएलपी एक सुप्रीम कोर्ट लेकर जाते हैं अब से 2.5 महीना पहले कि 2-2 अदालतों में मामले चल रहे हैं और उनकी सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं हो पा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर किया कि इस पक्ष को भी सुना जाए जो ये हमें सुनाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ से जिस दिन यहाँ से ऑर्डर हाई कोर्ट में दर्ज किया गया, उसी दिन फैसला रिजर्व हो गया और उन लोगों को सुनवाई का मौका फिर दोबारा नहीं मिला। इस 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर कह दिया गया कि फैसला रिजर्व हो गया है, तो लोगों को ये लग रहा था कि फैसला अब आने ही वाला है किसी दिन। इस बीच फैसला आ जाता है और अभी 20 दिसंबर 2022 को ये फैसला आता है और लोग धीरे धीरे फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ही कवर किया था, तो यहाँ करीब 5 याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट पहुँच रही हैं और रास्ते में भी हैं, क्योंकि वो डिफेक्ट में डल जाती हैं, रजिस्ट्री उनकी होती है। इसमें मैं आपको बता दूँ, जो ज़मीन का वाला मामला है, जितनी भी याचिकाएं हैं वो हैं हल्द्वानी में लोगों के और नजूल के दस्तावेजों को लेकर। एक याचिका यहाँ पर अब्दुल मलिक साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं, उनकी याचिका बिल्कुल अलग है। उनकी याचिका ये है कि ये ज़मीन रेलवे की ही नहीं है, क्योंकि 1894 भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक उनके पास नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है, और उनके पास जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है सिर्फ उनका नोटिफिकेशन है, बाकी इनके पास नोटिफिकेशन ही नहीं है। तो ये मामला आता है कि सन 2016 में 29 एकड़ से 78 एकड़ पर डिमार्क कर दिया गया और उसके बाद सुनवाई शुरू हो गई। अब लोग तो धीरे धीरे इज्जतनगर रेलवे यूँ जा रहे थे कि भाई नोटिस आया है, जो कागज़ आया है तो उसकी हम भरपाई करेंगे, अपनी बात करेंगे। वहाँ से लोग हारे, जिला अदालत खड़े हैं। इस बीच फिर हाई कोर्ट ने एक बात, तो अब इससे एक तो इन्होंने पूरी बात एक सांस में पूरी बात समझा दी। पत्रकार है, इसका भी एक शायद इनको तजुर्बा है इस पर स्टोरी करते हुए। लेकिन एक बात, इससे एक बात तो है कि चाहे नजूल की हो चाहे कुछ रेलवे की हो, पर ज़मीन सरकार की है, चाहे रेलवे या सरकार की है। उसके बाद उसमें धीरे धीरे 50 साल 60 साल 70 साल से लोग बसते चले गए। तो अब क्या लगता है कि क्या इसका रास्ता क्या? जैसे कुछ जगह ऐसा होता है, ऐसे होता रहा है कि बहुत जगह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगाया ऐसी ज़मीन अतिक्रमण हटाने के खिलाफ, जहां बस्तियां हैं 40-50 साल की। कुछ जगह ये भी हुआ कि उनको कहीं पुनर्वास किया गया, कुछ जगह रेगुलराइज किया गया, जैसे दिल्ली में हुआ, जहां झुग्गी वहां मकान, बीजेपी का नारा है और उनको सबको रेगुलर करके चिट्ठी भी दी गई। चूँकि और ये सब चुनाव के मौसम में होता है, मदन लाल खुराना के समय, शीला दीक्षित के समय, और फिर अभी बीते 8.5 साल में। तो ये और कई राज्यों में ऐसा होता है कि जहां दशकों से लोग रह रहे हैं, अचानक अगर ऐसी स्थिति आती है तो सरकार अपने हिसाब से उसके रास्ते निकालती है। यहाँ के लोग क्या रास्ता सोचते हैं? अब यहाँ के लोगों का स्पष्ट कहना है कि ये उनको पुनर्वास नहीं चाहिए। वो 100 साल से यहाँ पर बसे हैं। पुनर्वास तो तब होगा कि जब यहाँ की ये अवैध कॉलोनी हो। यहाँ से ये 3 किलोमीटर तक की बस्ती बिल्कुल वैध है। नहीं, अवैध और वैध में फर्क है। यस। अगर ये जमीन सरकार की है, चाहे नजूल की है चाहे रेलवे की, तो जमीन तो उनकी नहीं है जो 100 साल से रह रहे हैं। नहीं, जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नजूल की एक पॉलिसी है। जो 90 साल के पट्टे थे, तो जब 90 साल के पट्टे धीरे धीरे वो रिन्यूअल नहीं हुए और धीरे धीरे वो फिर जमीन लोगों की हो गई, तो उसके अंदर सरकार ने एक पॉलिसी निकाली थी कि जो यहाँ पर वैध कब्जेदार हैं और जो यहाँ पर अवैध कब्जेदार हैं, ये स्पष्ट सरकार ने कर दिया था कि वैध कब्जेदार फ्री होल्ड करा सकते हैं, उनके पैसे कम जमा होंगे, जो अवैध कब्जेदार हैं उनके पैसे ज्यादा जमा होंगे। तो ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया। वैध और अवैध कब्जेदार का डेफिनेशन कैसे तय किया? सर, उसके अंदर ये था कि जिन लोगों को यहाँ पर पट्टे दिए गए थे वो वैध कब्जेदार थे, और उस समय जिन लोगों को पट्टे नहीं दिए जा सके वो अवैध कब्जेदार थे। तो जैसे यहाँ अगर 4365 घर हैं, उसमें कितने हैं जिनके पास पट्टे हैं जो आपके हिसाब से वैध कब्जे?
जगह। तकरीबन 2000 यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनके पास पट्टे हैं और 1910 के आसपास से इस पूरे ही इलाके में यहाँ पर पट्टे यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे उस समय टाउन एरिया में। तो यहाँ पर नजूल का पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही नियम है, या तो वहाँ पर पट्टे दिए जाएंगे या लोग अवैध तरीके से बस जाएंगे, उनको धीरे धीरे प्रोसेस में लाकर उनको पट्टे दे दिए जाते हैं। और बहुत सारे, आपको बता दूं, जब ये पूरी बस्ती बसी थी तो ऐसा नहीं है 2000 लोगों को पहले दिन पट्टा दे दिया गया था, नहीं, पट्टे तो मात्र 500 लोगों को उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1910 में दिए गए होंगे। धीरे धीरे यहाँ पर चेयरमैन आते रहे, धीरे धीरे टाउन एरिया में यहाँ पर नगर पंचायत हुई, ये सब चलता रहा, धीरे धीरे प्लानिंग होती थी और पट्टे दे दिए जाते थे। आज हाँ, और मैं आपको एक बात और मैं आपको मेंशन कर दूं, मलिन बस्ती एक्ट की बात आती है। सन 2016 में मलिन बस्ती का एक्ट आता है और 582 नोटिफाइड मलिन बस्तियां घोषित कर दी जाती हैं। हल्द्वानी में भी 22 मलिन बस्तियों को नोटिफाइड किया गया, जिसमें से 5 बस्तियां ये वो जगह हैं जहां पे इस इलाके को अतिक्रमित कोर्ट के आदेश के मुताबिक कहा जा रहा है। इन 5 बस्तियों को रखा जाता है। इसी बीच देहरादून की रिस्पना नदी पर जो बस्तियां बसी थीं वो अवैध उनको कहा गया और हाई कोर्ट उत्तराखंड का एक ऑर्डर आता है कि देहरादून के अंदर जितने भी अतिक्रमण है या अवैध बस्तियां हैं उनको हटा दिया जाए। बीजेपी की सरकार थी, उन कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है। अध्यादेश में स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ वो देहरादून की रिस्पना नदी पर बसी बस्तियां ही नहीं, उत्तराखंड की 582 मलिन बस्तियों को इस ऑर्डर से प्रोटेक्ट किया जाता है। वो 3 साल के लिए ऑर्डर था। तो जो यहाँ के जो सरकार के अधिकारी थे उन्होंने हाई कोर्ट में हलफनामे के साथ और तमाम एप्लीकेशन के साथ उसको दर्जी कर दिया। वो ऑर्डर 3 साल तक रुक गया। 3 साल के अब तो उसके अंदर स्पष्ट लिखा था कि या तो हम 3 साल में इनका रिहेबिलिटेशन कर देंगे और या फिर इनको नियमित कर देंगे। 3 साल में सरकार कर नहीं पाई तो इन्होंने उसको एक्सटेंड किया और 3 साल का एक बार और एप्लीकेशन हाईकोर्ट में लगा दी गई, तो 2024 तक। और इसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तराखंड के अंदर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मलिन बस्तियों के मामलों को सन 2024 तक टाल दिया गया है, यानी कि उनका कुछ नहीं होगा। अब आज सवाल शुरू होता है कि जब उत्तराखंड हाई कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई शुरू होती है तो क्या सरकार को नहीं मालूम है? सरकार अपने उस अध्यादेश का जिक्र इस ऑर्डर में क्यों नहीं करती और जाकर क्यों नहीं कहती कि हमने इन 582 मलिन बस्तियों को हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ प्रोटेक्ट कर रखा है, सुनवाई बंद होनी चाहिए। लेकिन अभी कोई बता रहा था कि मलिन बस्ती का दर्जा इससे हटा यस, मैं आपको वहीं आ रहा हूँ। अब वो जो सरकार ने 2024 तक कर दिया गया है तो उसमें प्रोसेस शुरू होती है, पूरे उत्तराखंड के अंदर सर्वे शुरू होता है, हल्द्वानी में भी सर्वे शुरू होता है। और मैं आपको बता दूं, मलिन बस्ती एक्ट में साफ लिखा है वो ज़मीन जिसको मलिन बस्ती घोषित किया गया है वो रेलवे की जगह पर हो, वो रक्षा मंत्रालय की जगह पर हो, वो नजूल लैंड हो या उसका मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, इन सब के बावजूद भी उसको मलिन बस्ती से अलग नहीं किया जा सकता। ये उसका एक्ट कहता है। पंडित दीनदयाल नीति बन गई थी सन 2011 में, क्योंकि लंबे समय से। लेकिन डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, वो 5 ज़मीनों को न्यायालय का नाम लेकर सर्वे से अलग कर देते हैं, तो एक्ट की ही मुखालफत करते हैं। दूसरा, 5 जमीन मतलब ये इलाका भी, ये इलाका जो 5 जमीन है, यानी कि हल्द्वानी की 22 में से 17 को तो शामिल किया जाता है, लेकिन 5 में शामिल रह गए, 5 को अलग कर दिया सर्वे से। नोटिफाइड मलिन बस्ती निकाल नहीं सकते जीवन में कभी, जो कागज में लिख दिया गया, लेकिन सर्वे से, क्योंकि सर्वे के बाद ही तो उसका नफे उसको मिलेंगे कि उनको पुनर्वास किया जाएगा या उनको नियमित किया जाएगा। सर्वे से इनको निकाल दिया जाता है न्यायालय का नाम लेकर, जबकि उसी एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि अगर न्यायालय में भी विचाराधीन मामला हो तो उसको हटाया नहीं जा सकता। तो ये क्यों निकाल दिया आपके हिसाब से सर्वे? ये सीधे तौर पर मुझे स्पष्ट तौर पर एक साजिश का हिस्सा लगता है, क्योंकि जब साजिश का इसके अंदर हिस्सा लगता है, एक षड्यंत्र का हिस्सा लगता है, क्योंकि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर गरीब लोग हैं, एक पक्ष के लोग हैं और सीधे तौर पर 90% मुस्लिम है। 90% मुस्लिम है, ये भी एक पक्ष है। जो तमाम लोग जिक्र कर रहे हैं ये भी एक पक्ष है, लेकिन मेरा अपना हिंदू भी हैं, मंदिर भी है, लेकिन ये बिल्कुल बहुत सारी महिलाओं से बात कर रहा था, बिल्कुल फैमिली भी है पीछे, बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर 2 मंदिर भी हैं, धर्मशालाएं भी हैं और 10% जो यहाँ पर साहू और केसरवानी समाज के लोग हैं, ये भी बड़ी तादाद में, ये भी बड़ा एक मसला है। लेकिन यहाँ पर 90% एक ही पक्ष के लोग रहते हैं, तो यहाँ के लोगों को यही लग रहा है कि जब एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि न्यायालय अगर अंडर ट्रायल भी मामला है तो उनको हटाया नहीं जा सकता, तो फिर क्यों हटाया गया? अब कौन ये सवाल करे डीएम साहब से, ये कौन ये सवाल करे सिस्टम से कि आखिर लिखा कुछ और जाता है और धरातल पर कुछ और होता है? इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, इन्होंने मोटे तौर पर विस्तार से सारी बातें बता दी। सरकार की तरफ से पक्ष का नहीं रखा जाना, जो ये लोग कह रहे हैं हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, इनकी तरफ से भी एक तरफ
हाईकोर्ट में सुनवाई होते वक्त जो शायद आपकी तरफ से भी बड़े वकीलों को ये पक्ष रखना चाहिए था, नहीं रखा गया। फिलहाल मामला अब सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल किया गया। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने तारीख मुकर्रर की है और भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है वो देखने की बात है, लेकिन सवाल वही है जो मैंने शुरू किया कि अगर 70, 75, 80 साल से लोग रह रहे हैं, 35, 37 साल से ऐसे सरकारी स्कूल की इमारतें अगर यहाँ बनी है, तो आज अचानक इसको ये कहते हुए कि ये रेलवे की ज़मीन है, तो रेलवे की ज़मीन पर सरकार ने स्कूल अस्पताल कैसे बनवा दिए, ये भी सवाल है। और आज अचानक ये स्थिति आ गई, जो 70, 75 साल से लोग रह रहे हैं, जिनकी 2-2 पीढ़ियाँ रह रही है, उनके घरों को, उनके मकानों को, उनकी बस्तियों को ज़मींदोज करने का नोटिस थमा दिया गया। तो ये इस पर सोचने की बात ज़रूर है, क्या सरकार की इसमें कोई ऐसी भूमिका बन सकती थी या बन सकती है कि इनके सिर से छत न छीने जाए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ से ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और इलाके से। नमस्कार।